बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से एक नए वीडियो में हाजिर हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के 20 एमसीक्यूज़, जिसमें हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के 20 एमसीक्यूज़ को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल फॉर ऑफ ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के क्या प्राइमरी गोल होते हैं, मतलब वो क्या एक्सपेक्ट करता है, ठीक है, क्यों बनाया जाता है। क्या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि भाई प्रॉफिट कमाना, प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द कम्युनिटी, कम्युनिटी को सर्विस प्रोवाइड करवाना, या डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड टू द शेयर होल्डर, या रिड्यूसिंग टैक्सेस। इसका राइट जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए क्या, प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द कम्युनिटी। देखिएगा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो क्या कहते हैं, प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है। क्या करती है, सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए काम करती है, समाज में सर्विस देती है, लोगों की वेलफेयर के लिए काम करती है। जैसे ट्रस्ट हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेजेस हो गया, क्लब्स हो गए, ये सब चीज़ें हैं। प्रॉफिट कमाना बिल्कुल नहीं हो सकता है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना ये कंपनी का काम होता है, ठीक है। और रिड्यूसिंग जैसे टैक्सेस घटाना, तो टैक्सेस घटाना इसका काम नहीं है, बल्कि बहुत सारे एनजीओ जो होते हैं उनमें टैक्स लगता ही नहीं है, तो घटने की बात ही अलग हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में इनमें से क्या सही है। पहला, दे डू नॉट पे टैक्सेस, वो टैक्स पेमेंट नहीं करते हैं। दे ऑपरेट फॉर द सोल पर्पस ऑफ प्रॉफिट, वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। दे कैन नॉट एक्सेप्ट द डोनेशन, वो डोनेशन नहीं एक्सेप्ट करते हैं। और दे हैव शेयर होल्डर, उनके पास शेयर होल्डर होते हैं। देखिएगा, पहला लास्ट से स्टार्ट करते हैं। दे हैव शेयर होल्डर, बिल्कुल भी नहीं। शेयर होल्डर किनके पास होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं जाकर आपकी कंपनीज के पास। उसी में क्या है, दे कैन नॉट एक्सेप्ट डोनेशन, डोनेशन ही तो एक्सेप्ट करते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो आमदनी का जरिया होता है वो डोनेशन, सब्सक्रिप्शन यही होता है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। दे ऑपरेट द सोल पर्पस ऑफ प्रॉफिट, वो प्रॉफिट के पर्पज से काम करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, दे डू नॉट पे टैक्सेस, क्योंकि ये समाज के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, इसीलिए टैक्स एग्जम्प्टेड होते हैं, इन पर टैक्स नहीं लगता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, व्हाट इज द लीगल स्टेटस ऑफ द मोस्ट ऑफ द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ज्यादातर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का लीगल स्टेटस क्या होता है। क्या वो कॉर्पोरेशंस होते हैं, क्या वो पार्टनरशिप के होते हैं, क्या वो सोल प्रोप्राइटरशिप होते हैं, या फिर वो नॉन एग्जिस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इसमें जो 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है, 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन हो सकता है बिल्कुल भी नहीं, वो कॉरपोरेशंस नहीं होते हैं, वो पार्टनरशिप भी नहीं स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और सोल प्रोप्राइटरशिप यानी वो खुद अकेला बिजनेस स्टार्ट नहीं करते हैं, बल्कि वो उनका एग्जिस्टेंस इस तरीके से नहीं हो सकता है। तो 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन नंबर डी है, सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है आपका, वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। विच फिनेंशियल स्टेटमेंट इज टिपिकली प्रिपेयर्ड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बनाता है। पहला, बैलेंस शीट बनाता है। इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट नहीं बनाता, इनकम होता ही नहीं, ठीक है ना। मतलब कि वो या तो आमदनी पे काम करता है, लेकिन उसके बाद या तो सरप्लस या डिफिसिट होता है, तो ऐसी कोई बात नहीं। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी नहीं बनाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है वो अक्सर कई कंपनीज या ट्रेडिंग कंपनीज ही बनाती है, या ऑल ऑफ दिस। तो नहीं, सिर्फ बैलेंस शीट इसका आंसर सही होना चाहिए, बाकी कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जो बोर्ड ऑफ मेंबर होते हैं वो किस चीज के लिए लायबल होते हैं, उनकी जिम्मेदारी क्या होती है, वो किस, उनकी लायबिलिटी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। क्या मैक्सिमाइजेशन करना, शेयर होल्डर वेल्थ, शेयर होल्डर के वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। शेयर होल्डर होते ही नहीं है तो मैक्सिमाइजेशन का बात ही नहीं होता। दूसरा, इंश्योरिंग प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना, प्रॉफिट मोटिव से तो काम ही नहीं करता है, इसीलिए ये भी आंसर नहीं होगा। तीसरा, ओवरसीइंग द ऑर्गेनाइजेशन मिशन एंड द स्ट्रेटेजी, ऑर्गेनाइजेशन के मिशन और उसके स्ट्रेटेजी पे काम करना, हाँ ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ए नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो इनकम का जरिया होता है उनमें से क्या होता है, सेलिंग शेयर्स का, वो शेयर्स सेल करते हैं, इनके पास शेयर्स ही नहीं होता, सेल क्या करेंगे। डोनेशन एंड ग्रांट, बिल्कुल सही, डोनेशंस या ग्रांट्स ही इनके जरिए कमाई के जरिए होते हैं, चंदा ही इनको मिलता है। लोन इंटरेस्ट नहीं, आप प्रोडक्ट सेल, प्रोडक्ट भी अपना सेल बनाते ही नहीं है, तो सेल क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, इन ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हु टिपिकली होल्ड द अल्टीमेट अथॉरिटी। किनके पास पावर होता है इस तरह के नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, देखिएगा तो शेयर होल्डर नहीं होते। अभी बार बार मैं कह रहा हूँ कि शेयर होल्डर इसमें होते ही नहीं है, मेंबर होते हैं। जब आप किसी एनजीओ के साथ काम करना चाहते हैं तो आप अगर चंदा देते हैं तो आप मेंबर बनते हैं, और उसमें से कुछ लोगों को चुन करके देख रेख के रखा जाता है, जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाना चाहिए। बाकी एम्प्लॉयज उसके नहीं होते, कस्टमर तो इनके होते ही नहीं है, ये सर्विस के लिए काम करती है तो इनके कस्टमर नहीं होते। जैसे कि स्कूल कॉलेजेस वगैरह, तो स्कूल कॉलेजेस में क्या आपके कस्टमर हो गए, क्लब्स हो गए, एनजीओ हो गए, तो इसमें कस्टमर वगैरह होता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द कॉमन टर्म फॉर द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इनकम। इनकम, जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है उसकी इनकम को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, रेवेन्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, रेवेन्यू। प्रॉफिट नहीं होता, प्रॉफिट इसलिए नहीं होता क्योंकि प्रॉफिट नहीं होता क्योंकि हम लोग ट्रेडिंग कंपनी नहीं होते, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं होते हैं। रेवेन्यू इसका आंसर होगा। डिविडेंड नहीं होता, लायबिलिटी नहीं होता। डिविडेंड किसको बोलते हैं, जब हम क्या कहते हैं, डिवेंचर्स वगैरह क्या कहते हैं इशू करते हैं, तो उस पर हम लोग इंटरेस्ट देते हैं। और जब शेयर्स इशू करते हैं और शेयर्स में प्रॉफिट का जो हिस्सा होता है वो जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं शेयर होल्डर के बीच में, उसको डिविडेंड कहते हैं। तो डिविडेंड शेयर्स कैपिटल का प्रॉफिट का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ तो शेयर्स वाली बात ही नहीं है, और आपके प्रॉफिट का हिस्सा आपके शेयर होल्डर में बढ़ता ही नहीं है, ठीक है। तो इनकम का जरिए जो है वो रेवेन्यू कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इनकम, इफ इनकम इज 60,000। देखिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, अगर इनकम आपका जो है वो देखिएगा, इनकम जो है आपका 16,000 है, 16,000 रुपया है, एंड डिफिसिट डेबिटेड टू कैपिटल फंड, आपका जो डिफिसिट है वो 4,300 रुपया है। कितना है, 4,300 रुपया है। तो कहता है कि एक्सपेंडिचर क्या होगा, आपने कितना खर्च किया है। अब देखिए समझिएगा, आपके पास इनकम 16,000 रुपये का है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 16,000 का इनकम है, आपको 4,300 का घाटा हो गया। डिफिसिट घाटा को बोलते हैं, जब हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं उसमें से अगर इनकम ज़्यादा हो और एक्सपेंडिचर कम हो तो हमें इनकम होता है, और जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो इनकम कम हो तो हमें डिफिसिट होता है। तो यहाँ डिफिसिट हो चुका है कितने का, 4,300 का घाटा हो गया। तो बोलता है तो आपने कितना खर्च किया होगा, तो जाहिर सी बात है इनकम से ज्यादा मैंने खर्च किया है। फॉर्मूला क्या है देखिएगा, डिफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, डी फॉर डिफिसिट। डिफिसिट का फॉर्मूला हो जाएगा क्या, इनकम बड़ा होगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर माइनस इनकम, एक्सपेंडिचर हमेशा डिफिसिट में क्या होता है ना, डिफिसिट में क्या होता है कि आपका एक्सपेंडिचर जो होता है वो बड़ा होता है आपके, इसमें गलती लिख दिया, एक्सपेंडिचर बड़ा होता है आपके इनकम से, आपने ज्यादा खर्च किए रहते हैं। तो अंडरस्टूड है कि आपने खर्च ज्यादा किया होगा। तो 4,300 का लॉस है, 16,000 का आपका इनकम है, तो आपने खर्च कितना कर दिए होंगे, 20,300, दोनों को जोड़ दीजिए, आपने 20,300 खर्च किया होगा। इसका आंसर कहाँ पर है, यहाँ पर 20,300, यहाँ पर आप इस फॉर्मूला में पुट कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। या ऐसे भी समझ लीजिए, सिंपल सा मामला है कि 16,000 का इनकम है, आपका 4,300 आपका डिफिसिट घाटा जा रहा है, तो खर्च आपने ज्यादा किया होगा। 16,000 से ज्यादा कितना, 4,300 ज्यादा, 16 4 20,300। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ ए नॉट फॉर प्रॉफिट फंड राइजिंग एफर्ट। फंड राइजिंग एफर्ट का मेन फोकस क्या होता है, अभी जस्ट बताया वही, उसी क्वेश्चन को दोबारा यहाँ पर आ गया है, सर्विंग द कम्युनिटी, कम्युनिटी को सर्व करना, बाकी कुछ भी नहीं है, सेम क्वेश्चन एज इट इज आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के की कैरेक्टरिस्टिक, विशेषताएं, खूबी क्या है। पहला,
क्या वो ऑनरशिप होता है शेयर होल्डर? अभी बात बताई शेयर होल्डर की, कोई बात नहीं है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है। एग्जाम फ्रॉम टैक्सेशन, यही था जो मैंने पहले बात बताई थी कि टैक्सेशन नहीं देना पड़ता है। और सोल प्रोप्राइटरशिप तो है ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, विच टाइप ऑफ एक्टिविटी डू नॉट नहीं इस्तेमाल किया जाता, इंगेज होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में? पहला, प्रॉफिट फॉर प्रॉफिट बिजनेस, यानी प्रॉफिट के लिए करना। इसे कहता है कि डू नॉट कोई सा एक्टिविटी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता। तो भाई प्रॉफिट बिजनेस तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चैरिटेबल एजुकेशन एंड द कम्युनिटी सर्विस, ये तो होता है, ये होता है। कह रहा है कि डू नॉट नहीं होना चाहिए। स्टॉक ट्रेडिंग नहीं होना चाहिए और प्रॉफिट बिजनेस नहीं होना चाहिए। इसका आंसर ए और सी है एक्चुअली, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, इसीलिए इसका आंसर ए सी होगा, बी नहीं होगा। चैरिटेबल एजुकेशन कम्युनिटी सर्विस एक्टिविटी, ये तो बिल्कुल किया ही जाता है। आप क्वेश्चन कह रहा है कि नॉट नहीं होना चाहिए। तो भाई प्रॉफिट मोटिव से कोई काम नहीं होता है, स्टॉक ट्रेडिंग नहीं होता। तो इसका आंसर ए या सी होगा, आंसर दिया हुआ नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, हु टिपिकली गवर्न द एक्टिविटी एंड द डिसीजन ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस आर एक्टिविटी कौन लेते हैं, कौन करते हैं? गवर्नमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट या शेयर होल्डर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर? अभी एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड आया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस तरह के क्या कहते हैं कामों को देखते हैं और स्ट्रेटेजी बनाते हैं। क्रेडिटर की कोई बात नहीं है, शेयर होल्डर भी नहीं होगा, और गवर्नमेंट एजेंसीज इसको क्या कहते हैं हस्तक्षेप नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बीच में क्या फर्क है? तो सबसे बड़ा फर्क है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का। जो प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन होता है वो प्रॉफिट पर फोकस करती है, और एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सर्विस वेलफेयर पर फोकस करती है। तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ एक होगा, टैक्स स्टेटस और ऑनरशिप स्ट्रक्चर नहीं होगा। हालांकि नहीं, बिल्कुल ये दोनों भी नहीं होगा, अनोबिस तो है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है क्या हाउ आर सरप्लस फंड टिपिकली यूज इन द नॉट फॉर प्रॉफिट? जब हम को सरप्लस हो जाए तो उसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे? शेयर होल्डर में बांट देंगे, शेयर होल्डर तो होगा नहीं। री इन्वेस्टेड इन द ऑर्गेनाइजेशन मिशन, हाँ हम ऑर्गेनाइजेशन के मिशन में वापस से उसको इन्वेस्ट करेंगे। भाई मुझे कंबल बांटना है गरीबों के बीच में, पैसे बच गए, पिछले साल मुझे 1 लाख का रेवेन्यू आया या 1 लाख का डोनेशन आया, सब्सक्रिप्शन आया, उस 1 लाख से मैंने 90,000 का कंबल बांट दिया गरीबों के बीच में, 10,000 बच गया। अब इसको अगले साल इसी तरह के कामों में लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द गवर्नेंस ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? यानी वही बात है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के संचालन में इनमें से कौन सा बात सही है? ट्रू है, नॉट ट्रू नहीं है, ट्रू है ना, ट्रू। दे आर प्राइमरीली गवर्न बाय देयर डोनर्स, वो डोनर्स जो उनके सब्सक्रिप्शन देने वाले, डोनेशन देने वाले होते हैं, उन पर डिपेंडेंट होता है, बिल्कुल सही बात है पहला। दूसरा, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द गवर्नमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, ये भी सही है। देयर इज नो गवर्नेंस स्ट्रक्चर इन प्लेस, कोई गवर्नेंस होता ही नहीं, तो गलत बात है। द गवर्नमेंट इज अ सोल गवर्निंग बॉडी, गवर्नमेंट में कोई चर्चा नहीं हुआ, गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि गवर्नेंस होता ही नहीं है। बच्चा ए और बी, तो नहीं, पहला ए नहीं होगा। देखिए प्राइमरीली गवर्नड बाय डोनर, नहीं, डोनर के द्वारा गवर्नेंस नहीं किया जाता, डोनर्स के द्वारा जो सब्सक्रिप्शन देने वाले हैं, जो चंदा देने वाले हैं, जो मेंबरशिप फी देते हैं, उनके द्वारा इनका संचालन नहीं होता। बस पैसा दिया, आप जाइए, आपने अच्छे काम के लिए पैसा दिया है, आपका खैर मकदम है, वेलकम है, उसके अलावा कोई काम नहीं। लेकिन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लोग होंगे, जो कोर कमेटी के लोग होंगे, वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं संचालन के लिए, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस? प्राइमरी फोकस क्या होता है फिनेंशियल रिपोर्टिंग का? बार बार बात आई है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं है, क्वेश्चन सेम आ गया है। टैक्स अवॉइडेंस, रिड्यूसिंग एक्सपेंसेस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो ज़्यादा सटीक है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, कि भाई आपने जो हमें जो रेवेन्यू, हमें जो डोनेशन आया है, या फिर
जो सब्सक्रिप्शन आया है, ठीक है ना, या किसी तरीके का रेवेन्यू जनरेट हुआ है, उसको हम जनता के बीच में पारदर्शी तरीके से बता दें कि हाँ इतना पैसा आया है, ठीक है। टैक्स अवॉइड तो बिल्कुल नहीं होता, टैक्स तो एजम्प्टेड ही होता है, तो यहाँ मामला खत्म हो गया। और एक्सपेंस घटाना, एक्सपेंस तो कोशिश हर चीज में घटने का मामला ही होता है, लेकिन ये प्राइमरी फोकस जो है वो जो ट्रांसपेरेंसी पर होता है कि कोई क्लब है, कोई संस्थान है, कोई स्कूल है, ठीक है, तो वो काम कर रही है तो उसको बताना पड़ेगा कि हाँ इतना पैसा मेरे आया है, इतना है, इतना खर्च किया है, इसका इस्तेमाल गलत चीजों में नहीं हुआ है। तो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी ज्यादा सटीक आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19-20 क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, 2 क्वेश्चन और देखेंगे 19 और 20। चलिए देखिएगा 19 क्वेश्चन क्या कहता है, एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बेस्ड ऑन। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट पता है आप लोग को कि हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैश बुक भी बनाते हैं और रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये किस चीज पर बेस्ड होता है, एक्रुअल बेसिस, मिक्स्ड बेसिस, कैश बेसिस या कन्वेंशन बेसिस। देखिएगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग क्या क्या करते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिवेन्यू आइटम को लिखते हैं, रिवेन्यू रिसिप्ट या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर या पेमेंट कह सकते हैं इसको आप, बस। वो भी सिर्फ करंट ईयर का, किस चीज का, करंट ईयर का लिखते हैं, ठीक है, करंट ईयर का लिखते हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, क्या कैश बेसिस पर लिखते हैं, यस, प्लस साथ ही साथ जो हमें प्राप्त होना चाहिए था लेकिन नहीं प्राप्त हो पाया। सब मान लेते हैं कि इस साल हमको 600 लोग चंदा देते हैं, कितने लोग चंदा देते हैं, मान लेते हैं कि 600 लोग हमको चंदा देते हैं, ठीक है। 600 लोग में 580 लोगों ने चंदा दे रखा है, 20 लोगों का टाइम पूर गया है देने का लेकिन उन्होंने चंदा नहीं दिया है और कहा कि पैसा भी नहीं है, अगले साल हम दे देंगे, ये पैसा नहीं दे पा रहे हैं। तो 20 लोग, मान लेते हैं कि एक आदमी चंदा हमें देता था कितना, 1000 रुपये, कितना मान लेते हैं 1000, तो 20 आदमी प्लस 1000 कितना हो जाएगा 20000, 20,000 का चंदा मेरा ड्यूज रह जाएगा, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, इसी को एक्रूअल बेसिस बोलते हैं। तो जो ये इनकम एक्सपेंडिचर होता है ये एक्रूअल बेसिस पर काम करता है, इसी का उल्टा रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट जो होता है वो कैश बेसिस पे काम करता है, नगद पर काम करेगा रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट, चाहे इस साल का हो, पीछे साल का हो या आगे आने वाले साल का हो। क्वेश्चन नंबर 20 आखिरी क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, इन द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑल रेवेन्यू रिसीप्ट आर एंटर, सारा के सारे रेवेन्यू रिसिप्ट कहाँ होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। तो इनकम एक्सपेंडिचर हम अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, तो इनकम ऐसे लिखेंगे और एक्सपेंडिचर इधर लिखेंगे, ठीक है। तो जो हमें इनकम आता है वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में लिखाता है, ये राइट हैंड साइड में हो जाएगा आपका, और यहाँ पर सॉरी ये राइट हैंड साइड में एक्सपेंडिचर और लेफ्ट हैंड साइड में इनकम को दिखाएंगे। तो आपका राइट है आंसर क्या, रेवेन्यू रिसिप्ट दिखाना है, तो आपको राइट हैंड साइड हो जाएगा। राइट हैंड साइड में हम लोग, एक सेकंड सॉरी, रुकिए, राइट लेफ्ट, सॉरी गलती हो गई, माफ कीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आपका इनकम दिखाएगा, ठीक है, और राइट हैंड साइड में आपका एक्सपेंडिचर दिखाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में। क्लियर, चलिए तो 20 क्वेश्चन थे आज के इस वीडियोस में, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बाद दूसरा चैप्टर का लाएंगे, तब तक गुड बाय।